बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें नहीं सिखाऊंगा ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, तो वो आप काइंडली देख लें। जी सर, अभी बोला नहीं है मैंने, अभी बोलूंगा ना आवाज़ आ जाएगी। अब आ रही है आवाज़ सर? ठीक है सर, सही है। अब से शुरू करते हैं। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे सर, जैसे कि मिस स्टेटमेंट एंड स्कोप लिमिटेशन। अब सर, मिस स्टेटमेंट एंड स्कोप लिमिटेशन क्या है? मैं जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर हेड्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर हेड्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है सर। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट को मैं क्या बोलता हूँ ऑडिट की लैंग्वेज में? अकाउंट बैलेंसेस। सर अकाउंट बैलेंसेस बोल रहा होता हूँ मैं। जैसे कि सर, अब मैंने बैलेंस शीट के अंदर एक आ रहा है पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, उसका कोई बैलेंस आ रहा है, लेट सपोज 450 मिलियन। अब ये बैलेंस आ रहा है, अब मैंने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना? इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इस पे क्या हुआ होगा, लेट सपोज इसको वेरीफाई करने चल जा रहे हैं। ठीक है ना? इसको चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये बैलेंस सही है कि नहीं, क्या ये बैलेंस सही है कि नहीं। ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, बैलेंस शीट में ये आ रहा है। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्लाइंट को, मैं बोलूंगा कंपनी को, मैं बोलूंगा मैनेजमेंट को कि यार मुझे ना इसके अगेंस्ट आप सोचे खुद से क्या क्या हुआ होगा पीपी में। पीपी में मैं इनसे बोलूंगा, देखो जो लास्ट ईयर का, ये करंट ईयर का बैलेंस है, जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो कितना है? वो लेट सपोज है सर कोई 350 मिलियन। हाँ, मैंने पूछा क्लाइंट से कि भाई देखो, आप खुद सोचो इसके अंदर क्या हुआ होगा, ये जो 150 मिलियन का इंक्रीज आया है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा सर इसके अंदर? मैंने क्लाइंट से बोला, यार मुझे ना ये 450 मिलियन बैलेंस शीट पे कैसे है, इसकी डिटेल दो। तो वो बोलेगा सर इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं बोलूंगा इसके अंदर देखो, 350 मिलियन लास्ट ईयर था, तो ये जो बैलेंस बढ़ा है, तो जरूर कुछ कोई एडिशन हुआ होगा, कोई आपने कोई चीज परचेज की होगी, कोई एसेट आपने परचेज किया होगा, तो उसकी डिटेल दो मुझे, उसकी डिटेल दो मुझे कि भाई, ठीक है ना भाईजान, इसकी कोई डिटेल दो मुझे। सही है? अगर कोई रीवैल्यूएशन हुआ है, उसकी कोई मुझे डिटेल दो कि कितने का रीवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है ना? सर अगर मैंने उनसे कहा, यार तुम ना मुझे, मैंने उनको कहा यार, इसके अलावा मैंने उनको कहा यार, कोई आपने डिस्पोजल किया होगा, तो उसकी भी मुझे डिटेल दो कि कौन सी चीज डिस्पोजल हुई। ठीक है ना? और उसके अंदर, डिस्पोजल के अंदर एक्सचेंज गेन लॉस की कैलकुलेशन हुई होगी, तो मैं भी वो भी मुझे बताओ कि कितने का गेन हुआ और कितने का लॉस हुआ। अगर गेन हुआ तो कितने का हुआ, लॉस हुआ तो कितने का हुआ, उसकी भी मुझे कैलकुलेशन दो। ठीक है ना सर? उसके बाद मैं उनसे कहूंगा कि यार मुझे ना डेप्रिसिएशन जो कोई अगर चार्ज हुई है, तो वो मुझे बताओ।
डेप्रिसिएशन अगर कोई चार्ज हुई है तो सर वो मुझे बताओ। सर अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई है तो वो मुझे बताओ। ये सारी चीजें होंगी जो कि मैं इनको बोलूंगा मुझे दिखाओ। उसके बाद सर, ठीक है ना, अब मैं जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जब ये सारी चीजें मैंने क्लाइंट को बोला मुझे ये वेरीफाई करवाओ कि ये 450 मिलियन कैसे आया। तो उसने मैंने फिर उनसे उसने बोला आपको क्या चाहिए। मैंने बोला ये सारी चीजें मुझे चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। अब देखो, अब क्लाइंट ने बोला यार ये कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो मैंने रियल लाइफ में भी किए हैं, तो सर नाम नहीं लूंगा मैं। तो सर उन्होंने लेट सपोज क्लाइंट ने आपको बोला यार मेरे पास ये जो एडिशन हुई ना, ये जो हमने एसेट खरीदे ना, ये हमने कोई खरीदे 300 के, ये रिवॉल्यूशन कोई भी नहीं, कोई भी नहीं हुई इसकी, रिवॉल्यूशन कोई भी नहीं हुई इसकी, ठीक है। सर डिस्पोजल जो था वो लेट सपोज कोई हुआ 100 मिलियन का। सर डेप्रिसिएशन जो हुआ कोई लेट सपोज सर 50 मिलियन का। सर इम्पेयरमेंट कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। सर इम्पेयरमेंट भी लगा लेते हैं, मूवमेंट तो बैठ जाए। सर ये कितने का हुआ, 750, 750 में से 100 चले गए तो कितने बचे, 650, 650 में से 50 चले गए तो कितने बचे, 600। 600 हमें 450 पे आना है ना, तो इम्पेयरमेंट लगा लो कोई आपकी 150, 150 की कोई इम्पेयरमेंट हुई। तो इस तरीके से सर हमारे ये आ गए 450 मिलियन। अब क्लाइंट ने मुझे ना ये चीजें बता दी। अब मैंने बोला यार तूने ये मुझे अमाउंट तो बता दी है, ठीक है, तूने बताया कि ये जो एडिशन हुई है, ठीक है ना, ये जो एडिशन हुई है इसके मैं कैसे मान लूं कि ये एडिशन हुई है, मुझे कोई तूने तो फिगर बता दी, अब मुझे इसका कोई एविडेंस तो दिखा। उसने बोला आपको एविडेंस क्या चाहिए। मैंने बोला जरूर तूने ये खरीदा होगा तो इसका वाउचर बना होगा, इसकी इनवाइस आई होगी, मैं कैसे मान लूं कि ये एविडेंस आया है। अब सोचे सर, उसने बोला इनवाइस तो नहीं है, इनवाइस तो नहीं है, ठीक है। मैंने बोला अच्छा तूने जो कोई एसेट सेल किया, तू कह रहा है मैंने डिस्पोजल किया, तो तू मुझे ये तो बता कि तूने जो डिस्पोजल किया तो किसको डिस्पोजल किया। तो बदले में तेरे पास पैसे आए होंगे, बदले में तेरे पास पैसे आए होंगे बैंक स्टेटमेंट में, वो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखा। तो उसने बोला बैंक स्टेटमेंट में तो पैसे नहीं आ रहे, मुझे कैश में मिला था। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तूने जो सेल किया तो तूने कोई इनवॉइस तो भेजी होगी, कुछ तो होगा, कोई वाउचर वगैरह तो होगा। उसने बोला ये भी तो नहीं है, ठीक है। मैंने बोला मतलब ये भी वेरीफाई नहीं कर सकता मैं क्योंकि एविडेंस ही नहीं है, ये भी मैं वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। उसके बाद मैंने बोला देख, तूने डेप्रिसिएशन 50 की कैसे चार्ज की, कैसे कैलकुलेट की, कोई कैलकुलेशन की होगी तूने, उसकी तो मुझे डिटेल दे। उसने बोला सर ये भी नहीं है मेरे पास। मैंने बोला फिर कैसे आया अमाउंट। सर वैसे ही बस आ गया ये। मैंने बोला इम्पेयरमेंट तुमने कैसे की, कोई रिपोर्ट तो होगी वैल्यूएशन की, कोई वैल्यूएशन की रिपोर्ट तो होगी, कोई फेयर मार्केट वैल्यू तो तुमने जांच पड़ताल करवाई होगी, तो वो तो मुझे दिखाओ। तो इसने बोला नहीं सर, ये भी हमने कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं करवाई, हमने खुद ही अंदाजा लगा के कर लिया। अब एक बात सुने, इन्होंने हर चीज से मुझे मना कर दिया। क्या मुझे यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है, क्या मुझे यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर, आपको एविडेंस नहीं मिल रहा किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए। अब होगा क्या सर, जब भी एविडेंस नहीं मिले तो क्या, अब क्या आप इस अमाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। नहीं सर, मैं इस अमाउंट को वेरीफाई नहीं कर सकता। तो सर जब आप एक अमाउंट को वेरीफाई नहीं कर सकते तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट गलती है कि नहीं। नहीं सर, मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब तक मुझे चीजें ही नहीं मिली हैं, एविडेंस ही नहीं मिली है, तो सर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे बता सकूंगा। अब सर जब भी मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा तो सर मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा। जब भी मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा तो मैं अपना काम नहीं
कर सकूंगा। सर इस बात को बोला जाता है स्कोप लिमिटेशन। इसका मतलब इनएबिलिटी इसका मतलब है अनएबल टू ऑब्टेन सही, unable to obtain सही, sufficient appropriate audit evidence, आप sufficient appropriate audit evidence नहीं ले पाए, scope limitation। scope limitation बोला जाता है inability to obtain audit evidence। बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फिगर नहीं मिली तो वेरीफाई कर सके, तो इसका कंट्रोल से इतना कोई काम नहीं है ना। कंट्रोल्स वीक हो गए फिर भी तो कोई सबूत तो हो ना एंट्री बनाने का। ठीक है, अब सर मिस स्टेटमेंट क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया किस चीज का, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही का। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि भाईजान मुझे ना कोई चीज मिली ही नहीं कि मैं काम कर सकूं। अब सर लेट सपोज, अब मिस स्टेटमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला मुझे ये 450 पीपीई के वेरीफाई करवाओ, मैंने बोला मुझे ये 450 सर ये वेरीफाई करवाओ, ठीक है ना, ये पीपी का बैलेंस आ रहा है, वही सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, ये मुझे वेरीफाई करवाओ। अब मुझे बोला जा रहा है यार आपको क्या चाहिए, मैंने बोला यार मुझे ना एडिशन चाहिए। एडिशन कितने की हुई, उन्होंने बोला एडिशन सर हुई कोई 300 की। मैंने बोला रिवैल्यूएशन हुई, उन्होंने बोला नहीं हुई। मैंने बोला इम्पेयरमेंट हुई, उन्होंने बोला बिल्कुल हुई। मैंने बोला इम्पेयरमेंट कितने की हुई, उन्होंने बोला सर इम्पेयरमेंट हुई 150 की। ठीक है, मैंने बोला यार बात सुनो, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, उन्होंने बोला बिल्कुल हुई सर। मैं बोला कितने की, उन्होंने बोला 50 मिलियन की। ये ना रुपीज इन मिलियन चल रहा है सब कुछ, ठीक है। मैंने बोला डिस्पोजल हुआ कोई, उन्होंने बोला बिल्कुल हुआ सर। मैंने बोला कितने का डिस्पोजल हुआ, कितने का डिस्पोजल हुआ, तो सर उन्होंने बोला सर डिस्पोजल हुआ 100 का। सर ये अगर मैं मूवमेंट को ऐड करूं तो कितने बन जाते हैं, सर ये हो गए 100। 100 मिलियन का चेंज है, अगर इसी 100 मिलियन को 350 मिलियन में लास्ट ईयर के बैलेंस में ऐड कर दूंगा, ये लास्ट ईयर का बैलेंस, तो कितना बन जाएगा सर, ये 450, जो कि इसके रिकनसाइल है, ठीक है ना। सर कहाँ जीरो आएगा, अच्छा ये यार ये 300 मिलियन है ना यार, ठीक है ना। अब अब सुन लो, अब सर होगा क्या, अब होगा क्या, मैंने इनसे पूछा, अब सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना सर। मैंने इनसे बोला एडिशन की डिटेल दो, इन्होंने मुझे वाउचर दिए, इन्होंने मुझे वाउचर दिए और जिससे चीजें खरीदी उससे इनवॉइस भी दी मुझे, बिल्कुल दी इन्होंने मुझे। मैंने बोला इम्पेयरमेंट की कोई रिपोर्ट तुमने ली होगी जिससे तुमने फेयर मार्केट वैल्यू ली होगी, सर किसी बंदे से तुमने रिपोर्ट ली होगी, फेयर मार्केट वैल्यू तुमने निकलवाई होगी, और सर और उसके बाद तुमने क्या किया होगा, उसके बाद सही है यार 300 ही रहने दो, कोई कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। अब सर इम्पेयरमेंट 150 की कैसे हुई, मैंने बोला देखो तुमने कोई रिपोर्ट ली होगी, तुमने फेयर मार्केट वैल्यू की मतलब बाहर से रिसर्च करवाई होगी, कीमत लगवाई होगी, और उसके अलावा तुमने जो एक वैल्यूअर होते हैं उनसे तुमने रिपोर्ट ली होगी और इम्पेयरमेंट की होगी, वो रिपोर्ट तो दिखाओ मुझे। तो इन्होंने रिपोर्ट भी मुझे दे दी, इन्होंने रिपोर्ट भी मुझे दे दी। मैंने उनको बोला डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे की तुमने, तो मुझे कैलकुलेशन तो दिखाओ, तो उन्होंने मुझे कैलकुलेशन भी दिखा दी। यहाँ पे मुझे सब कुछ ना मिलता जा रहा है, ऊपर ना मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने बोला डिस्पोजल जो किया तुमने, तो कोई पैसे आए होंगे बैंक स्टेटमेंट में तुम्हारे पास, तो वो भी मुझे दिखाओ। उसके बाद तुमने कोई इनवॉइस वगैरह सेंड की होगी, तो वो भी मुझे दिखाओ। तुमने कोई गेन लॉस की वर्किंग की होगी, वो भी मुझे दिखाओ। तो इन्होंने ना सब कुछ मुझे दे दिया। अब सर सोचें, इन्होंने मुझे सब कुछ जब दे दिया, तो सर
जब मैंने ये वाउचर्स चेक किए, जब मैंने ये वाउचर खुद से चेक किए, इनवॉइस खुद से चेक की, तो सर ये कोई एडिशन थी 400 की, इन्होंने दिखाई है 300 की। जब मैंने रिवैल्यूएशन रिपोर्ट देखी, ये इम्पेयरमेंट रिपोर्ट, तो इसके अंदर कोई इम्पेयरमेंट थी सर 100 की, ठीक है ना, इन्होंने 150 की दिखाई है। जब मैंने ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, तो सर यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर डेप्रिसिएशन हो रही थी 100 की, ठीक है ना, तो इन्होंने 50 दिखाई है। सर कैलकुलेशन भी गलत की। ये डिस्पोजल जो है ना, इन्होंने ये सही दिखाया है। डिस्पोजल जो है ना, ये इन्होंने सही दिखाया है। डिस्पोजल सही दिखाया। अब सर मैंने डिफरेंस निकाला, मैंने डिफरेंस निकाला कि मैं कि भाई असल में रियल में होना कितना चाहिए था। लेट सपोज 400, 100, 100, 100 सर, नहीं नहीं यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक सेकेंड। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये 200 मिलियन थी, ठीक है ना, ये डिस्पोजल सही था। अब सर मैंने जब यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे ना जीरो आ रहा था मूवमेंट, और सर लास्ट ईयर का बैलेंस कितना था, 350 मिलियन। 350 मिलियन लास्ट ईयर का बैलेंस था। मतलब अगर ये और ये दोनों आपस में ऐड करूं तो कितना होना चाहिए, 350 मिलियन। मतलब मेरे हिसाब से बैलेंस शीट पे कितना आना चाहिए करंट ईयर में, 350 मिलियन। और इनके यहाँ कितना शो हो रहा है, 450 मिलियन। इनके यहाँ कितने का शो हो रहा है, 450 मिलियन। 100 मिलियन का सर डिफरेंस है, 100 मिलियन से ज्यादा शो हो रहा है। अब ये एक बात बताओ, ये ये वाली सारी अमाउंट्स, ये वो अमाउंट्स हैं जो कि मैंने कैलकुलेट की हैं खुद से। किसको देख के, सर एविडेंस को देख के। सर एविडेंस को देख के मैंने खुद से कैलकुलेट की हैं, और ये वो अमाउंट्स हैं जो कि क्लाइंट ने खुद से लिखी हैं। मेरे हिसाब से बैलेंस इतना होना चाहिए, क्लाइंट के हिसाब से इतना बैलेंस है। तो सर अब एक बात बताओ, जब मेरी अमाउंट कैलकुलेटेड में, मेरी अमाउंट कैलकुलेटेड में और क्लाइंट की अमाउंट कैलकुलेटेड में जब भी डिफरेंस होगा, जब भी डिफरेंस होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिस स्टेटमेंट। उसको क्या बोला जाएगा सर, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट। जब मेरी अमाउंट कैलकुलेटेड में और क्लाइंट की अमाउंट कैलकुलेटेड में डिफरेंस होगा, तो सर उसको बोला जाएगा मिस स्टेटमेंट। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि मुझे एविडेंस मिले। देखो ना, आप अपनी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको चीजें चाहिए, एविडेंस चाहिए। जब चीजें मिलेंगी जब तो आप गलती निकाल सकोगे ना। जब चीजें मिलेंगी नहीं तो आप गलती निकाल ही नहीं पाओगे। यहाँ तक बात क्लियर है सर? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? टच पैड वाला लैपटॉप है सर मेरे पास, तो वो टच पे ना टेबलेट जैसा हो जाता है। अब ना कुछ और टर्म सिखाता हूँ, ध्यान से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर मगर मैनेजमेंट इसको लिमिटेशन के थ्रू फ्रॉड भी छुपा सकती है, बिल्कुल छुपा सकती है, बिल्कुल छुपा सकती है। सर ऑडिटर से गलती भी हो सकती है। याद करो, इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर ये बात पढ़ के आए हैं हम कि ऑडिटर से गलती हो सकती है। जब भी ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन में आती है, जब भी हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देते। कैसे गलती हो सकती है ऑडिटर से, कि वो ऑडिट प्रोसीजर सही से परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है ना। अब सर, अब सर यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ एक बात बताता हूँ। अब देखो, मुझे ना मिस स्टेटमेंट या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, मुझे ना मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट या, ठीक है ना, और या मिस स्टेटमेंट पे पहले आ जाते हैं। अब देखो एक बात सुनो, मुझे ना ऑडिटर क्या करता है, अभी एक चैप्टर हमने नहीं किया है, वो चैप्टर हम करेंगे आयजा 320। उसके अंदर ना ये जो अभी बात समझाने जा रहा हूँ, ये उसके अंदर ना मजीद समझ में आ जाएगी। इसका ब्रीफ रिव्यू जब भी दे रहा हूँ क्योंकि इसको टॉपिक से थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। ऑडिट के अंदर ये बड़ा मसला है पढ़ाते वक्त, कि शुरू में ना सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, लेकिन जब सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो आखिर में बड़ा मजा आता है। शुरू में
मुश्किल लग रहा होता है लेकिन आखिर में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। आयजा 320। अब सर सीन ये है, ऑडिटर जैसे ऑडिट करने आता है, ऑडिटर जैसे ऑडिट करने आता है तो उसके साथ सामने बैलेंस शीट भी रखी जाती है, उसके सामने सर पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रखा जाता है, सारे पूरे एफएस रखे जाते हैं। लेकिन मेन फिगर्स तो इनके अंदर आते हैं, पीएनएल के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। बाकी तो डिस्क्लोजर्स होते हैं ना, बाकी चीजें, कैश फ्लो भी इसी में से बन रहा होता है, चेंजेस इन इक्विटी भी इसी में से बन रहा होता है, उसके अलावा नोट्स टू अकाउंट भी इसी में से बन रहा होता है। मेन चीजें ये दो होती है। अब ऑडिटर क्या करता है, चूंकि ऑडिटर सर थोड़ा वक्त काम कर रहा होता है, सैंपल पे चल रहा होता है, तो सर ऑडिटर सारी गलतियां नहीं निकाल रहा होता, 100% गलतियां नहीं निकाल रहा होता। वो गलतियां जो कि बड़े लेवल की गलती हो, जिससे जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी शक्ल हिल जाए, जिससे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यकीन ना किया जाए कि ये तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत बनी हुई है। हाँ, अगर थोड़े छोटे लेवल की गलतियां हो तो वो ऑडिटर छोड़ देता है, हाँ यार ये हो सकती है छोटे लेवल की गलती, हो सकता है मुझसे गलती हो गई है, तो छोटे लेवल की गलती ऑडिटर छोड़ देता है। लेकिन एक बड़े लेवल की गलती ऑडिटर वो नहीं छोड़ता। सर लेकिन ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा, सर ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी गलती बड़े लेवल की है, कौन सी गलती छोटे लेवल की है। सर लेट सपोज ऑडिटर की ये प्रोफेशनल जजमेंट होती है कि कौन सी गलती छोटे लेवल की है, कौन सी गलती बड़े लेवल की है। वो ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है, सर जैसे कि सेल्स, रेवेन्यू, सेल्स, लेट सपोज सर सेल्स है कोई, सेल्स को भी छोड़ दो, ठीक है ना। सर लेट सपोज ऑडिटर ने एक अमाउंट डिटरमाइन कर लिया, एक अमाउंट डिटरमाइन कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को देख के, बैलेंस शीट की सारी फिगर्स को देख के, पीएनएल की सारी फिगर्स को, सर सर पीएनएल की सारी फिगर्स को देख के, सर बैलेंस शीट की सारी फिगर को देख के, पीएनएल की सारी फिगर को देख के ऑडिटर ने एक अमाउंट एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, देखो हर बंदे की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट होती है, हर इंसान की अपनी जजमेंट होती है, आपकी जजमेंट अलग होगी, मेरी अलग होगी, हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की, हर ऑडिटर की जजमेंट अलग होती है। लेकिन ऑडिटर की जजमेंट को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर वो ऑडिट के हिसाब से उसने सही से इस्तेमाल की है, ठीक है ना। तो लेट सपोज मैंने बैलेंस शीट और पीएनएल की फिगर्स को देख के, अमाउंट को देख के, एक मैंने अमाउंट खुद से कैलकुलेट किया। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो तो यहाँ पढ़ेंगे आजा 320 के अंदर, इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन सर फिलहाल कैलकुलेट कैलकुलेट करना इसके अंदर सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सर ऑडिटर ने ये सोच लिया कि यार 4 लाख से अगर गलतियां गलतियां जो भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ऑडिट करके जो भी गलतियां निकालूंगा, पीएनएल के अंदर जो भी गलतियां निकालूंगा, अगर वो 4 लाख से ज्यादा होंगी तो वो मटेरियल होंगी, अगर 4 लाख से ज्यादा नहीं होंगी तो मटेरियल नहीं होगी। जैसे कि सर, चले सर बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज सर आपके बैलेंस शीट में है पीपीई, पीपीई का बैलेंस है सर कोई 250,000। उसके बाद सर ये रुपीज इन थाउजेंड है। उसके बाद सर इंटेंजिबल एसेट, इसका कोई बैलेंस है सर कोई 100,000। उसके बाद सर कैश एड बैंक, सर इसका कोई बैलेंस है 50,000। उसके बाद सर कैश एड बैंक 50 है। उसके बाद सर आप आ जाएं लाइबिलिटी पे, सर क्रेडिटर कोई आ रहा है, लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स कोई आ रहे हैं, लेट सपोज सर 200, ठीक है। तो सर 200 क्रेडिटर आ रहे हैं, बाकी सर शेयर कैपिटल कितना है, या कैपिटल बोलो इक्विटी बोलो, या कैपिटल बोलो, एक ही बात है। सर इक्विटी कोई आ रही है 200, तो ये बैलेंस शीट हो गई। सर उसके बाद पीएनएल आ गया,
P&L के अंदर कौन कौन सी फिगर्स आ रही हैं? लेट सपोज सर सेल्स, सेल्स कोई आ रही है सर, सपोज करें 500,000 सर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ COGS, लेट सपोज सर ये कोई आ रहा है 150। उसके बाद सर कोई GP कोई आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, सर ये कोई आ रहा है 3.5 लाख। अब सर एक्सपेंसेस आ रहे हैं कोई 50,000। प्रॉफिट बचता है सर कोई मेरा 300। सही है। अब सर देखें, ये आपके पास आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपने क्या किया, आपने सेल्स को वेरीफाई करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर किए। लेट सपोज इसके अंदर गलती कोई आपके हिसाब से अमाउंट आई 400 मिलियन की सेल होनी, 4 लाख की सेल होनी चाहिए, मैनेजमेंट ने 5 लाख की निकाली है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिल्कुल सही आया। आपके हिसाब से एक्सपेंसेस कोई होने चाहिए 70,000 के, मैनेजमेंट ने कितने के निकाले हैं? मैनेजमेंट ने 50,000 के निकाले हैं। ठीक है। आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से ये पीपी के अंदर, ये पीपी के अंदर यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए 300, मैनेजमेंट ने 250 निकाला है। आपके हिसाब से इंटेंजिबल बिल्कुल सही है, उन्होंने भी सही निकाला है। कैशियर बैंक भी सही है। आपके हिसाब से लाइबिलिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर 150, इन्होंने 200 दिखाई है। अब सर जब भी ये आप गलतियां निकालेंगे तो मैनेजमेंट को बोलेंगे, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मेरे हिसाब से ये बनती हैं। उनसे डिस्कस करोगे, देखो तुमने ना यहाँ पे ये गलती की है, तुमने ना यहाँ पे ये गलती की है, जब भी मेरा 400 आ रहा है तुम्हारा 500 आ रहा है, 100 का डिफरेंस है। तुमने ना यहाँ पे ये एक्सपेंसेस 20 से कम दिखाए हैं, तुमसे ये मिस हो गया है, तुम ना ये इसको ठीक करो। सर मैं बोलूंगा, देखो मैनेजमेंट तुमने ना इम्पेयरमेंट ज्यादा दिखा दिए या कुछ भी हो गया है, तुम्हारा 250 अमाउंट आ रहा है, मेरा 300 आ रहा है। देखो मैनेजमेंट, तुम्हारी लाइबिलिटी ना तुमने ज्यादा दिखा दी है, मेरे हिसाब से 150 आ रही है, तुम्हारे हिसाब से 200 आ रही है। देखो मैनेजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब सर ये सारी ये 400 मैंने कैसे कैलकुलेट किया? सर जरूर मुझे सेल्स के अगेंस्ट एविडेंस मिला होगा, तो मैंने कैलकुलेशन की और अमाउंट एक डिटरमाइन किया। जरूर मुझे एक्सपेंस के अगेंस्ट कुछ चीजें मिली होंगी, तो मैंने अमाउंट डिटरमाइन किया। जरूर मुझे पीपी के अगेंस्ट कुछ चीजें मिली होंगी, तो मैंने अमाउंट अपना एक डिटरमाइन किया, जिसके अगेंस्ट मैंने डिफरेंस लेके चीजें वेरीफाई की। अब सर ये जब मुझे एविडेंस मिल जाए और मैं अपनी रिकैलकुलेशन करूं और अपना या कोई अपना कोई ऑडिट प्रोसीजर करूं, ठीक है ना, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कायरो कर लूं मैं, ठीक है ना सर, उसके बाद मैं अपना एक अमाउंट डिटरमाइन कर लूं, तो मेरे अमाउंट कैलकुलेटेड में और क्लाइंट के अमाउंट कैलकुलेटेड में अगर कोई डिफरेंस आए तो उसको क्या बोला जाता है? मिस स्टेटमेंट। क्या बोला जाता है? मिस स्टेटमेंट। तो जब भी मिस स्टेटमेंट आए, सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को समझाऊंगा, उनसे डिस्कस करूंगा, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंट्री कर लो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक कर लो। ठीक है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एनालिटिकल जब कवर करवा लूंगा ना तो उसके अंदर आ जाऊंगा। ठीक है। अभी एनालिटिकल पे आया ना तो इस चीज से हट जाऊंगा। सर मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट को, देखो मैनेजमेंट सेल ना 400 होनी चाहिए, तुमने 500 दिखाई है ना, मैं सेल को ना कम करना पड़ेगा, तुमने तुम्हें ना एंट्री करनी पड़ेगी सेल के लिए। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंट्री कर लो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एडजस्टमेंट कर लो। देखो जब भी गलती को सही करना होता है तो क्या करनी पड़ती है? एडजस्टिंग एंट्री। क्या करनी पड़ती है? एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैनेजमेंट मैनेजमेंट एडजस्टमेंट कर लो, मैनेजमेंट बोलेगी या तो हाँ कर लूंगी या तो नहीं करूंगी। अगर मैनेजमेंट ने कर लिया तो बात ही खत्म हो गई, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो गई। पर अगर मैनेजमेंट बोलती है नहीं नहीं करूंगी, ठीक है ना, मैनेजमेंट बोलती है नहीं मैं गलती ठीक नहीं करूंगी, तो ऑडिटर क्या करता है? देखो ऑडिटर फिर क्या करता है? अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड बोलो या अक्यूमुलेटेड बोलो, एक ही बात है। क्यूमुलेटेड बोलो, अक्यूमुलेटेड बोलो, अक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट, अक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट या अक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट। अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। देखो इनके अंदर कितने का डिफरेंस? सर 50 का लाइबिलिटी के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर 20 का,
सर उसके अलावा सेल्स के अंदर 100 का, सर पीपी के अंदर कितने का है, सर पीपी के अंदर 150 का। सर ये वो गलतियां हैं जो कि अक्यूमुलेटेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड वो गलतियां जो कि मैनेजमेंट ने, सर मैनेजमेंट ने बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर भी मैनेजमेंट कभी कभी मना कर देती है लेकिन मोस्टली मना नहीं करती है, ठीक है ना। सर अक्यूमुलेटेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का कितना सम है, कितना सम है, ये वो गलतियां जो कि मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की। सर इनका अगर मैं सम करने जाऊं तो कितना बनेगा, सर 300 320। अब एक बात बताओ, मैंने मैंने एक अमाउंट डिटरमाइन किया था, ये कितने, 3,20,000, ये कितना है 3,20,000, ये रुपीज इन थाउजेंड है सारे। मैंने जब ऑडिट करने से पहले, जब मैं ऑडिट करने लगा था, जब किसी भी हेड को वेरीफाई करने से पहले, जब बैलेंस शीट के हेड को वेरीफाई करने से पहले, इस पीएनएल के हेड्स को वेरीफाई करने से पहले, मैंने एक अमाउंट डिटरमाइन किया था अपने प्रोफेशनल जजमेंट पे कि अगर इस अमाउंट से, अगर इस अमाउंट से अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज्यादा होंगी तो मटेरियल होगी मिस स्टेटमेंट, अगर नहीं होगी ज्यादा तो इमटेरियल होगी। अब बताओ सम ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितना आ रहा है सर, 3,20,000। क्या ये इससे ज्यादा है या कम है, सर इससे कम है, इसका मतलब ये मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है। मतलब इन इन मिस स्टेटमेंट की आने की वजह से, इन गलतियों के आने की वजह से पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छोटी कम तरीके की गलतियां हैं, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिसीजन मेकिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी हुई हैं। सर शेयर होल्डर के हिसाब से मटेरियल की बात नहीं होती, ऑडिटर के हिसाब से मटेरियल की बात होती है। ऑडिटर मटेरियलिटी इस तरीके से चूज करता है, जब मटेरियलिटी कैलकुलेट करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी, आज 320 जब पढ़ेंगे, कि मतलब छोटे लेवल की गलतियां जो होती है ना, वो ही उस अमाउंट से ऊपर नहीं जा रही होती, वरना बड़े लेवल की गलतियां उस अमाउंट से ऊपर जा रही होती है। अब लेट सपोज सर, अगर गलती, ये गलतियां इससे ज्यादा होती, लेट सपोज 4.5 लाख होती इनका सम, और सर ये से अब ज्यादा होता, तो मैं मैनेजमेंट को बोलता देखो मैनेजमेंट इसको ना एडजस्ट कर लो। अगर मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करती, या बोल रही है सर मैं 70,000 कर लूंगी, 70,000 तक एडजस्टमेंट कर लूंगी, फिर मेरी गलतियां कितनी हो जाएंगी, 3,80,000, तो भी फिर इमटेरियल हो गई। लेकिन अगर मैनेजमेंट बोल रही है नहीं मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगी, तो मेरे लिए बन गई ये मटीरियल गलती, बड़े लेवल की गलती, बड़े लेवल की गलती। तो बात समझ में आई सर, इमटेरियल भी समझा दिया मैंने सर, स्कोप लिमिटेशन भी समझा दिया सर, उसके बाद मटेरियल भी समझा दिया। अब एक और टर्म है सर, सर एक टर्म है परवेजिव। सर ये परवेजिव वर्ड क्या होता है, सर इस वर्ड परवेजिव की मतलब ये होता है, इसकी माना ये होती है, देखो अगर सेल्स, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी सेल्स पे रिलायबल है, जैसे कि सर सेल्स के वजह से अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, सर सेल्स की वजह से, सर सेल्स की वजह से क्या आ रहा है सर, आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, सर सेल्स की वजह से आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सर सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से प्रोविजनिंग आ रही है, प्रोविजनिंग आ रही है। लेट सपोज सर आपकी सेल, लेट सपोज अगर आपकी सेल्स 40% गलत है, 40% गलत है, मिस स्टेटेड है, या सर आपकी, आप सेल्स को वेरीफाई, आप सेल्स के अंदर 40% आपने जब वेरीफाई किया तो 40% आपको मिस स्टेटमेंट मिली, 40% ऑफ सेल आपको मिस स्टेटमेंट मिली सर, या 40% आपको सेल्स के अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिले,
अगर एविडेंस नहीं मिले मतलब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही मतलब 100% सेल के अंदर से जब मैंने सैंपल लगाया, जब मैंने सेल को वेरीफाई करना चाहा, तो सर उसके अंदर 40% मुझे सैंपल का कोई एविडेंस ही नहीं मिला। अब देखो, अगर सेल आपकी गलत है, या तो मिसस्टेटेड है या तो कोई इसका एविडेंस नहीं है, तो सर इसका मतलब आपका अकाउंट रिसीवेबल गलत हो गया, क्योंकि सेल की एंट्री का दूसरा हिट इसके अंदर पड़ रहा होता है। अगर अकाउंट रिसीवेबल गलत हुआ तो मतलब प्रोविजनिंग गलत हुई, अगर सेल गलत हुई तो मतलब जीपी गलत हुई, और जीपी गलत हुआ तो मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स गलत हुआ। तो सर अगर एक गलती, अगर एक गलती जिसके इफेक्ट्स पता नहीं कहां कहां पे हो, अगर एक मिस स्टेटमेंट जिसके इफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता नहीं कहां कहां पे चले गए हो, पता नहीं कहां कहां पे चले गए हो, जो आप असेस ही नहीं कर सके, जो आप असेस ही नहीं कर सके। देखो यार, पता नहीं कितना अकाउंट रिसीवेबल गलत होगा, पता नहीं कितनी प्रोविजनिंग गलत होगी, पता नहीं सर कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स गलत होगा, ठीक है ना। तो सर अगर एक गलती, सेल की गलती तो समझ में आ गई, सेल इतने परसेंट से गलत है, तो लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना अकाउंट रिसीवेबल अब कितने से गलत है, मतलब उसको फिर वेरीफाई करने बैठो। अगर एक गलती जिसका इम्पैक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा हो, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा हो, तो सर इसको परवेसिव बोला जाता है। लेकिन सर कब कब एक गलती परवेसिव नहीं बनेगी, जैसे कि सर अब अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इन्वेंट्री में वेरीफाई करने जा रहा हूं, अब सर इन्वेंट्री के अगेंस्ट मुझे कौन कौन से रिस्क होते हैं, इन्वेंट्री किस चीज का आइटम है सर, बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट की असर्जन क्या होगी, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, सर उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बाद सर कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन। वैल्यूएशन सही है, फिलहाल ये लिख देता हूँ। अब बात सुनो, मैंने इन्वेंट्री या पीपी को वेरीफाई कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहा हूँ, सर मुझे ये चेक करना है, ठीक है सर, मुझे ये चेक करना है कि भाईजान क्या ये जो एग्जिस्टेंस है, क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इसके लिए मुझे जाके फिजिकली चेक करना पड़ेगा। क्या इन्वेंट्री के अंदर जो इन्वेंट्री इन्होंने रिकॉर्ड की है वो वाकई इनकी है कि नहीं, इसके लिए मुझे वाउचर्स इनवॉइसेस चेक करनी पड़ेंगी, जिनसे इन्होंने परचेज की होगी उनकी कोई इनवॉइस आई होगी। क्या इन्वेंट्री कंप्लीटली रिकॉर्ड है कि नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर मुझे फिजिकल इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है फ्लोर के अंदर उसको चेक करना पड़ेगा, जनरल लेजर में सही से रिकॉर्डेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, क्या इन्वेंट्री सही से वैल्यू हुई है कि नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कहीं एनआरवी कम है और इन्होंने कॉस्ट ज्यादा पे रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है ना। अब सर बात ये, लेट सपोज मैंने ये भी वेरीफाई कर लिया, मैंने ये भी वेरीफाई कर लिया, ये भी वेरीफाई कर लिया, लेकिन क्लाइंट को जब मैंने कहा यार मुझे ना फिजिकल में भी इन्वेंट्री दिखा दो, जैसे तुमने कहा कि मेरे पास बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री के कोई आइटम पड़े हैं 10,000, मुझे जाके 10,000 की क्वांटिटी पड़ी, मुझे जाके ना ये फिजिकली चेक कराओ, मैं काउंट करूंगा सैंपल बेसिस पे क्या वाकई 10,000 के आइटम पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। अब सर क्लाइंट ने ना मुझे ये नहीं करवाया, क्लाइंट ने ना मुझे ये वेरीफाई नहीं करवाया। अब एक बात बताओ, क्या इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस की चेक नहीं करने की वजह से, बाकी सारी चीजें चेक की मैंने, क्या मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी गलत है, क्या मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी गलत है? नहीं सर, मैं नहीं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी गलत है, मैं जस्ट ये कहूंगा कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस की असर्शन मैं वेरीफाई नहीं कर सका, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो चांस होगा कि हो सकता है इन्वेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, बाकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सिर्फ इन्वेंट्री पे मुझे मसला है, बाकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सिर्फ इन्वेंट्री पे मसला है। अब इन्वेंट्री की वजह से सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, इन्वेंट्री की वजह से हाँ हो सकता है परचेजेस पे फर्क पड़ा हो,
बस, बाकी और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर अब बात ये, परचेजेस या दूसरी चीजें मैंने इधर से भी तो वेरीफाई कर ली है, इधर से भी तो वेरीफाई कर लिए परचेज या दूसरी चीज, मैंने कंप्लीटनेस से भी तो वेरीफाई कर लिए। बात है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सवाल ये है सर, सवाल ये है कि ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अब आ रही है सही से आवाज? हेलो, अब सही से आवाज आ रही है? सर आवाज सही से आ रही है? आवाज आ रही है सही से? बता दो यार। ठीक है ठीक है सर। अब सवाल ये है कि क्या ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। सर अब अगर एक इन्वेंट्री, बाकी सब कुछ सही है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी है, कंप्लीटनेस भी है, वैल्यूएशन भी है, लेकिन मुझे क्लाइंट ने ना एग्जिस्टेंस चेक नहीं करवाई, मुझे फिजिकली इन्वेंट्री नहीं दिखाई। तो सर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि पूरी बैलेंस शीट सही है, सिर्फ इन्वेंट्री के अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता कि इन्वेंट्री रियल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर एक चीज का इफेक्ट सिर्फ उस हेड तक, उस पर्टिकुलर हेड तक मौजूद हो, उस पर्टिकुलर हेड तक ही सर महदूद हो, तो सर उसको नॉन परवेजिव बोला जाएगा, इफेक्ट इज नॉट परवेजिव। लेकिन एक चीज का इफेक्ट सर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो, जिसका इफेक्ट बड़े लेवल का हो, बड़े लेवल की गलती, इंतहाई बड़े लेवल की गलती, लेट सपोज सेल 40% सर बड़े लेवल की गलती है, पर अगर ये सेल कोई 10% से होती ना तो मैं परवेजिव नहीं कहता, मैं बोलता यार ये बिल्कुल छोटे लेवल की है, इसका कोई इशू नहीं है। पर 40%, 40% बड़े लेवल की गलती कोई है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट गया है, मैं जिसका असेस नहीं कर पा रहा कि कहाँ कहाँ पे गलतियां गई हैं, कितनी प्रोसीजर करूंगा, तो सर उस गलती को बोला जाता है परवेजिव, बड़े लेवल की गलती, बड़े लेवल की गलती। ठीक है सर। अब अगर मैंने यहाँ पे ये कहा बेटा कि अगर मैं इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहा हूँ, मैंने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई कर ली है, इनवॉइसेस चेक करके, मैंने कंप्लीटनेस वेरीफाई कर ली, मैंने वैल्यूएशन चेक कर ली, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना होता है, मुझे जाके फिजिकली चेक करना होता है। क्लाइंट ने दिखाई है एफएस के अंदर कि उनके पास 10,000 क्वांटिटी पड़ी हुई है इन्वेंट्री की, क्लाइंट को मैंने बोला मुझे फिजिकली चेक करवाओ, मैं काउंट करूंगा पड़ी है कि नहीं। उन्होंने ना मुझे फिजिकली चेक नहीं करवाया, तो मैं क्या ऐसे कहूंगा कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? मैं जस्ट ये कहूंगा कि इन्वेंट्री के अंदर मुझे ये पता नहीं, कि इन्वेंट्री पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रोसीजर ही नहीं करने दिया, इन्होंने मुझे काम ही नहीं करने दिया। जब काम नहीं करने दिया तो मतलब स्कोप लिमिटेशन। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री गलत है, बाकी सब कुछ सही है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बाकी हेड्स पे तो इन्होंने मुझे काम करने दिया ना। अगर एक हेड, एक गलती जो कि एक हेड तक महदूद हो तो वो नॉट परवेजिव बनती है, लेकिन एक हेड तक महदूद ना हो तो वो परवेजिव बनती है। अब सर एक और बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? भाईजान, बाजीज, अगर एक गलती बड़े लेवल की हो तो वो परवेजिव बनती है, जिसका इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गया हो। अगर एक गलती जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर हेड तक महदूद हो तो वो परवेजिव नहीं बनती है। ठीक है। अब सर बड़े लेवल की गलती जिसका इफेक्ट पता नहीं कहाँ कहाँ पे गया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो मुझसे ढूंढा नहीं जा रहा, जो मैं असेस नहीं कर पा रहा। ठीक है ना। अब एक बात सुनो सर, मेरे पास, मैंने आपको कल बताया था, एक होती है अनमोडिफाइड रिपोर्ट। ये जैसे ना ऊपर मैंने एक डायग्राम बनाया था, याद करो उस दिन बनवाया था, ये वाला डायग्राम सर मैंने बनवाया था, अपिनियन, अनमोडिफाइड अपिनियन, मोडिफाइड अपिनियन। ठीक है ना, मैंने ये बनवाया था। अब एक बात सुनो सर, अगर अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन में कब देता हूं, अनमोडिफाइड ओपिनियन में कब देता हूं, अनमोडिफाइड ओपिनियन होता क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आप, जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, जो ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको पढ़वाई, जो अभी मैंने 2-3 दिन से आपको रीड करवा रहा हूँ, ये है अनमोडिफाइड रिपोर्ट। मतलब
रिपोर्ट के अंदर जैसी रिपोर्ट कंपनी लॉ की है, जैसी रिपोर्ट आयजा की है, ठीक है ना, मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम चेंज किया, बाकी एज इट इज रिपोर्ट दे दी। बाकी कंपनीज का नाम चेंज किया, ईयर एंड चेंज किया, बाकी एज इट इज रिपोर्ट दे दी। या आसान अल्फाज में मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा, सर बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मेट सेम रख दिया सर। या आसान अल्फाज में मैंने ओपिनियन में अपने में सीधा सीधा ये कह दिया कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, तो उसको मैं बोलूंगा अनमोडिफाइड। सर जी सर, अब आ, मैं बोल नहीं रहा था सर, अब आ रही है ना सबको सही से आवाज, आवाज सबको सही से आ रही है ना सर, आवाज सबको सही से आ रही है, बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है सर। इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल नहीं रहा था। अब सर बात ये, अनमोडिफाइड ओपिनियन, आवाज सबको क्लियर है या आवाज कट रही है सर? सर आवाज सही नहीं है अभी? सही है, सही। सर अब बात ये है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, कि मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारे बैलेंस शीट के आइटम, सारे पीएनएल के आइटम, सारा कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ, सब कुछ सर, सर सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी मटेरियल गलती नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें सारे एविडेंस मिले और हमने उनको क्या किया, हमने उनको चेक किया और कोई गलती हमें बड़े लेवल की गलती नहीं लगी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी अकाउंटिंग पॉलिसी सही से इस्तेमाल हुई हैं सर, सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट इस्तेमाल हुई हैं सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर भी सारे इस पर कंपनी लॉ सर, इस पर लीगल लॉ, इस पर आईएफआरएस बिल्कुल सही से अप्लाई हुए हैं। आईएफआरएस के हिसाब से प्रोविजनिंग के एस्टीमेट भी सही से बनाए गए हैं सर, बिल्कुल आईएफआरएस सही से अप्लाई हुआ है। तो सर तब मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा होता हूँ, मैं बोल रहा होता हूँ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ये कब देता हूँ? व्हेन देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड व्हेन देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड when there is no inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। जब ये दोनों बातें पूरी होती हैं तब मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा होता हूँ। अब सर बात ये, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन कब दे रहा होता हूँ? मॉडिफाइड ओपिनियन, सर ये मैं तब दे रहा होता हूँ, इसके अंदर 3 ओपिनियन होते हैं सर। कौन कौन से? सर क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ओपिनियन, सर एडवर्स, सर डिस्क्लेमर। ये 3 ओपिनियन इसके अंदर होते हैं। ये तब दिए जाते हैं जब गलती हो, जब गलती हो, जब मसला हो। अब बात ये है मेरे भाइयों, ये 3 ओपिनियन होते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। जब मैंने
जो रिपोर्ट एज पर आयजा है, जो रिपोर्ट एज पर जो मैंने आपको रीड करवाई कंपनी लॉ है सर, अगर उसके अंदर ओपिनियन पैराग्राफ में मैं चेंजिंग करूं, अगर उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर ओपिनियन पैराग्राफ में चेंजिंग करूं तो तब बोला जाएगा मैंने ओपिनियन को मॉडिफाई किया, मैंने ओपिनियन को मॉडिफाई किया। यहाँ पे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की तो अनमोडिफाइड था। यहाँ पे मैंने चेंजिंग की जब भी क्वालिफाइड एडवर्ड्स और डिस्क्लेमर बना। अब सर बात ये है, जब मिस स्टेटमेंट हो, जब जब सर मैंने एविडेंस मांगा और मुझे काम करने दिया गया और मुझे मिस स्टेटमेंट मिली, जब मुझे मिस स्टेटमेंट मिली तो यहाँ पे बात याद रखना सर, अगर मिस स्टेटमेंट इममटीरियल है, अगर मिस स्टेटमेंट इममटीरियल है तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? अगर मिस स्टेटमेंट इममटीरियल है तो सर मैं ओपिनियन दूंगा अनमोडिफाइड। छोटे लेवल की गलती है। अगर मिस स्टेटमेंट, अगर मिस स्टेटमेंट सर मटीरियल है, मटीरियल है पर बट नॉट परवेजिव, बड़ी है पर इतनी बड़ी नहीं कि जिसके इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो, बड़ी है पर इतनी बड़ी नहीं कि जिसके इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो गई हो। परवेजिव मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर सर एक स्टेटमेंट परवेजिव, एक मिस स्टेटमेंट परवेजिव कब होती है, जिसका इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चला गया हो, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक मिस स्टेटमेंट परवेजिव कब नहीं होती, जिसके अंदर मैं ये कहूं कि ये मिस स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर हेड तक ही है, ये पर्टिकुलर हेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, इन्वेंट्री सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो सर परवेजिव बन जाता है वो मिस स्टेटमेंट। सर नहीं नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, इमटेरियल होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर मटेरियल हो बट नॉट परवेजिव हो तो कौन सा ओपिनियन देंगे हम? क्वालिफाइड। पर सर अगर, पर सर अगर, अगर मटेरियल भी हो, मिस स्टेटमेंट मैंने काम किया और मिस स्टेटमेंट मिली और उसका मटेरियल भी है इफेक्ट और परवेजिव भी है, बड़े लेवल की गलती भी है और परवेजिव भी है, तो कौन सा दूंगा? तब दूंगा मैं सर एडवर्स। मैं बोलूंगा सर एडवर्स के अंदर और क्वालिफाइड के अंदर क्या फर्क है? क्वालिफाइड अनमोडिफाइड में ये कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, क्वालिफाइड के अंदर मैं ये कह रहा होता हूँ कि क्वालिफाइड के अंदर मैं ये कह रहा होता हूँ कि इन इन हेड, इस पर्टिकुलर हेड के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अलावा बाकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। परचेजेस के अलावा बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। कैशियड बैंक के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। सर एडवर्ड्स का क्या मकसद होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही बोलो या स्कोप लिमिटेशन बोलो, एक ही बात है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही बोलो या स्कोप लिमिटेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, इन्वेंट्री अगर क्रेडिट पे हो तो अकाउंट पेएबल पे इम्पेक्ट आएगा और सीओजीएस पे आएगा तब तो परवेज। सर ये तो बहुत, ये तो मुश्किल है बहुत, परवेजिव नॉन परवेजिव का। यार देखो ना, परवेजिव तब भी तो होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात ये सर, परवेजिव का इफेक्ट तब भी तो देखा जाता है ना, एक बड़े लेवल की गलती। अगर देखो
इन्वेंट्री के अंदर बाकी तुमने इन्वेंट्री पूरी वेरीफाई, पूरी इन्वेंट्री गलत है, ठीक है, लेकिन अगर इन्वेंट्री पूरी गलत है, मिस स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई 10%, कोई 5%, ठीक है ना, मिस स्टेटमेंट है कोई सर कितने तक की, कोई मतलब 1 लाख की, कोई 2 लाख 3 लाख की, तो मतलब छोटे लेवल की मिस स्टेटमेंट है। अगर 1 लाख 2 लाख की मिस स्टेटमेंट है तो इसकी वजह से परचेजेस भी कोई 80,000 या 1 लाख तक का खराब हुआ होगा। इसकी वजह से सर कोई लाइव सर परचेजेस की वजह से क्रेडिटर भी कोई 1,80,000 3 लाख तक खराब हुए होंगे, तो मतलब ये परवेजिव नहीं हुई। लेकिन अगर इसकी वजह एक बड़े लेवल की गलती, इन्वेंट्री के अंदर कोई मिलियंस की गलती है, 1 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन, तो आप आ जाते हैं फिर परवेजिव की तरफ। यार ये ना 25% इसका इफेक्ट है, इसका 40% इफेक्ट है। ये ना मैं आगे जब केसेस करवाऊंगा सिनेरियो तो उसके अंदर ना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मटेरियल होना लाजमी है, जब भी तो मैंने लिखा मटेरियल एंड परवेजिव, जब भी तो मैंने ऊपर लिखा है। मतलब सर ऑडिटर उस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया क्योंकि वो परवेजिव नेचर की है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिटर पूरी तरीके से उसको जज भी नहीं कर सका कि इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पे गए। अब देखो अगर स्कोप लिमिटेशन है या इनेबिलिटी टू ऑब्टेन, सही मतलब आपको एक तो काम करने दिया गया तो मतलब मिस स्टेटमेंट, दो केसेस होते हैं ना, आपको एक तो काम करने दिया गया तो मिस स्टेटमेंट मिली, या तो दूसरा एक तो ये केस है, दूसरा केस क्या है, आपको काम ही नहीं करने दिया गया मतलब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, सही, लेकिन जिस चीज के लिए आपको काम नहीं करने दिया गया, जिस चीज के लिए आपको काम नहीं करने दिया गया उसका इफेक्ट इममटीरियल है, मतलब जिस चीज का आपको एविडेंस नहीं मिला उसका इफेक्ट इममटीरियल है, ठीक है ना। लेट सपोज मैं इंटेंजिबल एसेट वेरीफाई कर रहा था, उसके अंदर कोई 1 लाख का अमाउंट आ रहा था, मैंने बोला यार इस 1 लाख का मुझे एविडेंस दो, तो उन्होंने बोला सर इसका एविडेंस तो नहीं है। अब सर 1 लाख वेरीफाई नहीं कर सका, अब इस 1 लाख को मैं किसे कंपेयर करूंगा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में डाल के सर इसको कंपेयर करूंगा मैं किसके अंदर, ओवरऑल मिस स्टेटमेंट को कंपेयर करूंगा मैं ओवरऑल उस जो प्रोफेशनल जज किया है ना मैंने अमाउंट, उससे अगर उससे छोटा हुआ तो वो इमटेरियल बन जाएगा। तो सर इमटेरियल है इफेक्ट, तो कौन सा ओपिनियन दूंगा, वही सर अनमोडिफाइड ओपिनियन। टेंशन नहीं लो, ये परवेजिव मटेरियल इमटेरियल सर ये इतने रिपीट होंगे कि आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। आज अगर 60% भी समझ में आ रहे हैं तो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एरर तो तब होगा ना जब हम क्या करें, कोई एरर तो तब होगा ना जब हमें चीजें मिलेंगी और हम उसको चेक करेंगे, लेकिन हमें चीजें ही नहीं दी जा रही, तो या तो फ्रॉड का केस है, या मैनेजमेंट हमसे कुछ छुपा रही है, या इनकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इनका जल गया, ठीक है ना, या कोई और मसला हो गया सर, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, सैलाब वगैरह आ गया, तो इस तरीके से पूरा पूरी जो डिटेल्स एविडेंस थे वो चले गए। अब सर एक बात सुने, शुरू के अंदर ना बड़े कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही आगे ये सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे ना तो चीजें आसान होती जाएंगी। जैसे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आ चुके हैं, उस वक्त वो भी 60% आते थे। अब देखो अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिस हेड के अंदर मुझे एविडेंस नहीं मिला और उसका इफेक्ट मटेरियल है, उसकी उसका इफेक्ट मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है, बट नॉट परवेजिव, तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, सर मैं दूंगा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब इस हेड पे मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, बाकी सब पे ट्रू एंड फेयर व्यू है। अगर जिस हेड पे मुझे इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही हुआ उसका इफेक्ट मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है, तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, सर मैं दूंगा सर मैं डिस्क्लेमर दूंगा। मैं कौन सा दूंगा, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब कि भाईजान मैं काम ही नहीं कर पाया, मैं काम ही नहीं, इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सही मतलब आपको काम ही नहीं करने दिया गया,
देखो एविडेंस मिलेगा जब ही तो काम कर पाओगे ना, एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो काम कहाँ कर पाओगे। और उस एविडेंस नहीं मिलने की वजह से, उस एविडेंस नहीं मिलने की वजह से गलतियों का असर बहुत बड़ा है सर। उस एविडेंस नहीं मिलने की वजह से गलतियों का असर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो सर परवेजिव है, तो मुझे काम ही नहीं करने दिया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई करूंगा। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही, मुझे एविडेंस ही नहीं मिले तो कैसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। जब भी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर का मकसद कि मैं कोई ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा, मुझे काम ही नहीं करने दिया गया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं सर। जवाब दें सर। ये बाद में समझाऊंगा। बिल्कुल मटीरियलिटी जजमेंट में हम आज के बाद में समझाऊंगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है बताएं सर। आवाज आ रही है सब लोगों को। सर क्वालिफाइड से ऊपर वाला पॉइंट बताएं इनेबिलिटी का। ऊपर वाला ये बताया ना यार कि अगर इममटीरियल है, अगर जिस हेड के अगेंस्ट तुम्हें एविडेंस नहीं मिला, अगर वो इममटीरियल लेवल का है, वो बड़े लेवल का नहीं है, मटीरियल नहीं है, ठीक है ना, तो सर उसके अगेंस्ट आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। ये बात याद हो जानी चाहिए अब कि सर अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, और सर इफेक्ट उस अगर एक मिस स्टेटमेंट है, आपने काम किया, आपको एविडेंस मिला, सर अगर एविडेंस मिला, ठीक है ना, मिस स्टेटमेंट निकली, अगर मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट इमटेरियल है तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड देंगे। अगर मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेजिव भी है तो सर एडवर्स देंगे। अगर आपको काम नहीं करने दिया गया, मतलब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना, आपको एविडेंस नहीं मिला, ठीक है ना, आपको एविडेंस सफिशिएंट नहीं मिला, आपको एविडेंस उस क्वालिटी का नहीं मिला, तो क्या होगा, आप उस चीज का इम्पैक्ट चेक करेंगे। क्या इमटेरियल है, अगर इमटेरियल है तो अनमोडिफाइड, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर सर मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड, अगर मटेरियल है एंड परवेजिव भी है तो डिस्क्लेमर। ठीक है, बिल्कुल पहले मिस स्टेटमेंट या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही देखेंगे। काम करने दिया गया तो मिस स्टेटमेंट, ठीक है, काम नहीं करने दिया गया तो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही। मिस स्टेटमेंट भी तब होगी ना जब मेरे अमाउंट में, मेरे मेरे कैलकुलेटेड अमाउंट में और क्लाइंट के रिकॉर्डेड अमाउंट में डिफरेंस होगा। जब डिफरेंस ही नहीं होगा तो बात ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओपिनियंस में ड्राफ्ट करवाऊंगा आप लोगों से, आप लोगों को क्वालिफाइड ओपिनियन भी ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, ये पेपर के अंदर आता है। ये मैं केसेस करवाऊंगा आपको कि आप जो है ना केसेस करें, आप बताएं कि इसके अंदर कौन सा ओपिनियन जाएगा। ये सारी चीजें होंगी, ऑडिट रिपोर्ट लंबा चलेगा इसके अंदर, ऐसे थोड़ी जाने देंगे ऑडिट रिपोर्ट को, बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार करेंगे आपको कि क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा या नहीं जाएगा, केस बना के देंगे, पास पेपर में आए भी हैं सर। उसके अलावा इस केस में सिनेरियो में कौन सा जाएगा, डिस्क्लेमर एडवर्स, या कौन सा केस है मिस स्टेटमेंट है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही है, किस तरीके से ओपिनियन लिखा जाएगा, ड्राफ्ट करके दो, सारी चीजें करेंगे हम। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, रट्टा नहीं पूछेगा इस सेक्शन का। बाजीज बताएं कोई क्वेश्चन? तो आ जाएं, हैंड आउट पे आ जाएं, अब ऑडिट वाले हैंड आउट पे आ जाएं। अब आ जाएं पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे आ जाएं। अब ना ये आप पे ड्यू हो गया,
ये इमटेरियल पढ़ना है आपने, ये मटेरियल आपने पढ़ना है, ये परवेजिव आपने पढ़ना है। Deciding type of opinion on financial statement, which opinion to express in what circumstances, unmodified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion, ठीक है ना। तो सर when to express qualified opinion, ये आपने पढ़ने हैं सर, ठीक है ना। ये 24 पेज तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना बस, ठीक है। ये 23 से लेके 24 पेज तक आपने पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो उसके बाद